नमस्कार SYBNA विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के सोपान नामक पुस्तक में से श्री कुमार अंबुज की 3 काव्य दिए हुए हैं। उजाड़, क्रूरता एवं एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, जिसमें से आज हम उजाड़ नामक कविता पढ़ेंगे। उजाड़ काव्य को समझने से पहले हम कुमार अंबुज का साहित्यिक एवं सामान्य परिचय ले लेंगे। तो कुमार अंबुज का जन्म 13 अप्रैल 1957 में मध्य प्रदेश के मंगवार नामक गांव में हुआ था। कुमार अंबुज का मूल नाम पुरुषोत्तम कुमार सक्सेना था। उन्होंने वनस्पति शास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की थी। कुमार अंबुज प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। उनकी कविताओं में हमें नवीन विषय शैली एवं विषय वैविध्य देखने को मिलता है और इन नवीन विषय वैविध्य के कारण ही उनकी कविताओं का कुछ अलग ही मिजाज था। कुमार अंबुज ने कई सारी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई थी, जिनमें से कुमार अंबुज के कुछ कविता संग्रह दिए हुए हैं। कुमार अंबुज का सर्वप्रथम काव्य संग्रह था किवाड़। इसके पश्चात क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण एवं अमेरी रेखा नामक काव्य संग्रह देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात इच्छाएं नामक कहानी संग्रह भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुमार अंबुज अपनी नवीन काव्य शैली के लिए दूसरे कवियों से अलग ही मिजाज रखते थे। तो मित्रों, अब हम इस काव्य में देखें तो कवि हैं वो उजाड़ नाम की कविता में क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको संक्षेप में समझ लेंगे कि कवि हैं वो इस पूर्ण कविता में क्या कहना चाह रहे हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि यदि हमें पूरे हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम काम करके इतने सारे टेंशन लेके जब बहुत ही थक जाते हैं, तब हमें ऐसा मन होता है कि हम कहीं एक शांत जगह पर जाके बैठ जाएं, जहां हमें थोड़ी देर के लिए कोई भी परेशान करने वाला ना हो। ठीक है, तो उस वक्त हमें एक शांति से भरे स्थल की ज़रूरत होती है, जहां कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ना आवाज़ हो, ना कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद हो, यानी कि एकदम शांत वातावरण हम ढूंढना चाहते हैं कि जहाँ हमें कोई परेशान ना कर सके। तो कवि कहना चाहते हैं कि वो भी एक ऐसी शांति वाली जगह के खोज में थे कि जहाँ उन्हें कोई परेशान ना कर पाए। तो कवि ये सोचकर एक शांति का वातावरण की खोज करने जाते हैं। तो कवि को ऐसा कोई भी स्थल नहीं मिला कि जहाँ पर कोई भी ना हो। चलो अब हम काव्य की ओर बढ़ते हैं। तो कुमार अंबुज का जो ये काव्य है उजाड़, वो एक व्यंग्यात्मक कविता है। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से व्यंग्य किया है। तो उसकी पंक्तियां हैं, वहाँ इतना उजाड़ था कि दर्शनीय स्थल हो गया था। अब कवि ने यहाँ पे दर्शनीय स्थल को उजाड़ कहा है। दर्शनीय स्थल अर्थात के देखने लायक स्थल। अब कवि ने इस देखने लायक स्थल को उजाड़ की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि वहाँ उजाड़ था, वहाँ देखने लायक कुछ था तो वह था उजाड़। वो दर्शनीय स्थल है, वो उजाड़ में परिवर्तित हो गया था, इसलिए कवि ने यहाँ पे उस दर्शनीय स्थल को उजाड़ की संज्ञा दी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पंक्तियों की ओर। तो दूर दूर से आ रहे थे लोग, छुट्टी का दिन था सो, बहुत थी लड़कियां और स्त्रियां भी, आबादी से उबे हुए लोगों की एक नई आबादी थी वहाँ। इतिहासकारों और जिज्ञासु छात्रों का भी एक झुंड था। एक दार्शनिक नुमा आदमी एक तरफ अपने कैमरे से खींच रहा था उजाड़। अब कवि ने यहाँ पे एक दर्शनीय जो स्थल हैं, यानी कि देखने लायक जो स्थल हैं, उसका चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कह रहे हैं कि छुट्टी का दिन था, तो
चारों तरफ से लोग, यानी कि चारों दिशाओं से लोग हैं, दूर दूर से लोग वो घूमने आ रहे थे, यानी कि उस दर्शनीय स्थल को कहीं कहीं से लोग देखने आ रहे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था। अब जब कभी छुट्टी का दिन होता है तो यात्रियों की या फिर तो मुलाकातियों की जो संख्या होती है ना, वो पहले दिनों से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसलिए छुट्टी का दिन था तो वहाँ पे भीड़ और भी ज़्यादा थी। अब कवि ने उन भीड़ में कौन कौन थे उसका उल्लेख किया है। तो उस भीड़ में लड़कियां भी शामिल थी, स्त्रियां भी थी, इतिहासकारक भी थे, छात्र भी थे। इस प्रकार कवि ने इन सब का वर्णन किया है कि चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, आदमी हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो सब एक दर्शनीय स्थल की मुलाकात के लिए गए थे। अब कवि यहाँ एक पंक्ति कहते हैं कि आबादी से उबे हुए लोगों की एक नई आबादी थी वहाँ। देखो, अब हम कहीं छुट्टी होते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। तो हम क्यों घूमने के लिए जाते हैं? क्योंकि हमारा जो मन है वो एकदम ताज़ा हो जाए। ठीक है, रोज़ रोज़ काम करके हर दिन की इतनी व्यस्तता में हम शांति पाना चाहते हैं। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि आबादी से उबे हुए लोग हैं, वो जहाँ गए थे वहाँ उन्होंने एक और आबादी खड़ी कर दी थी, यानी कि रोज़ रोज़ की व्यस्तता में से उपजे हुए लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर वे एक और नई व्यस्तता खड़ी कर देते हैं। इन दर्शकों की भीड़ को कवि ने अपने तरीके से मूल्यांकित करते हुए कहा है कि जो लोग हैं आबादी वाले क्षेत्रों से बीच में हुए रहते हुए, यानी कि निरंतर रोज़ रोज़ का काम करते व व्यस्त रहते हुए, मानवीय रिश्तों की सामाजिकता निभाते हुए कुछ दिन के लिए इन सारे रिश्ते नाते को काट कर शांति के क्षणों की तलाश में ताजगी एवं एहसास करने के लिए किसी एक शांतिप्रिय स्थिर स्थान की तलाश में रहते हैं, और आखिरकार वह स्थल उन्हें मिल ही जाता है जो देखने में बड़ा ही दर्शनीय होता है। लेकिन यहाँ विडंबना यह है कि दर्शनीय स्थल स्वयं एक आबादी के स्थल में परिवर्तित हो गया है, यानी कि जिसे हम शांति प्रिय स्थल की संज्ञा दे सके वह स्वयं अब एक आबादी वाला स्थल बन गया है। आबादी वाले इलाके से उबकर आया हुआ व्यक्ति खुद एक आबादी का हिस्सा बन जाता है, यानी कि व्यक्ति ऐसा सोच कर आता है कि मुझे सबको छोड़कर, इन सारे रिश्ते नाते को थोड़ी देर के लिए छोड़कर मुझे एक शांति वाले जगह में जाना है। लेकिन उस व्यक्ति को क्या मालूम कि वो जिसको छोड़कर जा रहा है वो पहले से उसका वहाँ पे इंतज़ार कर रही है, यानी कि जिस आबादी को वो छोड़कर जा रहा है वह आबादी पहले से ही वहाँ पर है। कवि कह रहे हैं कि सभी तरह के लोग वहाँ मौजूद थे और एक आदमी था जो वहाँ पे फ़ोटो खींच रहा था। तो कवि ने यहाँ कहा है कि वो आदमी है जो फ़ोटोग्राफ़र है, वह वहाँ का जो उजाड़ था उसकी फ़ोटो खींच रहा था। अब ये देखकर कवि के मन में विचार आया कि ये फ़ोटोग्राफ़र है वो किसकी फ़ोटो खींच रहा है, क्योंकि ये जहाँ भी फ़ोटो खींचेगा वहाँ पर आदमियों को ही भीड़ पड़ी है, तो ये फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो खींचेगा किसकी? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही इतनी भीड़ के कारण अस्त व्यस्तता, तहस नहस, गंदगी पड़ी हुई थी। तो कवि के मन में विचार आया कि ये फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो जो दर्शनीय स्थल की फ़ोटो लेना चाह रहा है उसके बदले में वो अपने फ़ोटो में उजाड़ का ही फ़ोटो ले रहा है। इन मानवीय भीड़ के कारण जो एक दार्शनिक स्थल की जो सुंदरता होती है वह इस भीड़ के कारण कहीं पे खो गई हैं, या फिर तो कहें कि इतनी सारी भीड़ के पीछे जो उस स्थल की सुंदरता है, खूबसूरती है, वो छिप गई है भीड़ के पीछे, और बच गई हैं केवल उजाड़। जो उस भीड़ ने उस दर्शनीय स्थल पर उजाड़ फैला दी थी वही केवल उस स्थल पर बच गई हैं, और जो स्थल की, रमणीय स्थल की जो असली सुंदरता थी वो तो गुम ही हो गई हैं। अब कवि अगली पंक्तियों में कह रहे हैं कि धूप तेज थी और उजड़ गई चीज़ों पर गिर रही थी।
चीज़ों की उदासी चमक रही थी धूप में, जैसे भीड़ को देखकर एक मरियल गाइड की आंखें। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सब उजड़ी हुई चीज़ों पर दोपहर की जो तेज धूप थी वो गिर रही थी, और उस धूप में जो उदास लोग थे उसकी उदासी नहीं चमक रही थी, बल्कि उस लोग के कारण चीज़ों की उदासी चमक रही थी। कवि का कहने का तात्पर्य है कि वहाँ भीड़ इतनी थी कि भीड़ और चीज़ को दोनों को अलग अलग करना मुश्किल था, तो इसलिए कवि ने यहाँ पे भीड़ को एक चीज़ ही माना है, क्योंकि चीज़ और भीड़ में यहाँ कोई अंतर नहीं रह गया है। अब इन चीज़ों की भी उदासी इस तरह चमक रही थी कि जैसे ये भीड़ को देखकर एक मरियल गाइड की आंखें चमकती हैं। देखो, जो गाइड होता है ना, उसका काम होता है कि जो यात्री आए उसको लेकर वो जो सारा स्थल होता है ना उसकी विशेष जानकारी देता है, वो होता है गाइड। जैसे कि हमारे भारत में कोई विदेशी लोग घूमने आए तो जो गाइड होता है वो उन लोगों को जो स्थान की जो विशेषता होती हैं उससे परिचित कराता है, वो होता है गाइड। तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि चीज़ों की उदासी उस तरह चमक रही थी कि जैसे एक गाइड की आंखें चमकती हैं भीड़ को देखकर। तो अब आगे की पंक्तियाँ देखें तो एक सभ्यता का ध्वंस था वहाँ, कुछ लिपियाँ थी और चित्रकला की कुछ प्रारंभिक स्थितियाँ, चट्टानों के बीच थी वहाँ पूर्वजों की स्मृति। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किसी गुफा का चित्र अंकित किया है कि जिसमें शिल्पकला एवं चित्रकला के बेनमून उदाहरण पड़े हुए थे और उसी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। अब कवि ने एक पंक्ति में कहा है कि सभ्यता का ध्वंस था वहाँ, यानी कि सभ्यता का विनाश हो रहा था वहाँ पर। सभ्यता का ध्वंस इसलिए हो रहा था क्योंकि जो लोग हैं ये शिल्पकलाएँ एवं वास्तुकलाएँ देखने आते हैं, वह किसी कलात्मकता से प्रेरित होकर नहीं, लेकिन केवल मौज मस्ती के लिए इन चीज़ों की वो मुलाकात लेते हैं। उनके अंतरात्मा में कुछ कलात्मक प्रेरणा स्फुरित नहीं होती, वह केवल आनंद लेने के लिए एवं मौज मस्ती करने के लिए ही इन स्थलों का मुलाकात लेते हैं। अब अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। लोगों ने उजाड़ को रौंदते हुए उसे बदल डाला था मौज मस्ती में, हम सबके चले जाने के बाद निखर पर आएगा उजाड़ का सौंदर्य। अब कवि ने एक उजाड़ स्थान की यहाँ पर वर्णन किया है, लेकिन कवि ने कहा है कि जो भीड़ थी, जो लोग थे, उन्होंने उस उजाड़ को रौंदते हुए यानी कि उजाड़ को ख़त्म करते हुए, उजाड़ को मिटाते हुए वहाँ उस उजाड़ स्थान को उन्होंने मौज मस्ती में परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि लोगों की भीड़ के कारण वो एक रमणीय, एक खूबसूरत सा स्थान उजाड़ में बदल गया था और लोगों ने अपनी मौज मस्ती के द्वारा, अपने आनंद से उस उजाड़ स्थान को ही बदलकर उसे मौज मस्ती के स्थान में परिवर्तित कर दिया था। फिर आगे कवि कहते हैं कि ये जो स्थान है, ये उजाड़ वाला जो स्थान है, वो वापस उसकी असली रूप में आ जाएगा जब ये भीड़ चली जाएगी तब। यानी कि ये जो खूबसूरत रमणीय स्थल हैं जो उजाड़ हो चुका है, अब वो उजाड़ स्थान वापस एक रमणीय स्थान बन जाएगा। लेकिन कब? जब ये सारी भीड़ यहाँ से चली जाएगी तब, क्योंकि भीड़ के रहते हुए ये स्थान, ये रमणीय स्थान उजाड़ ही कहलाएगा। लेकिन जब ये भीड़ यहाँ से चली जाएगी तब वह रमणीय स्थान अपनी उजाड़ता को मिटाते हुए वापस रमणीय बन जाएगा। हम काव्य की अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। सांझ हो गई और उजाड़, मैंने सोचा अपनी गुफा में रहने चला जाएगा। जिस तरह अपने अकेलेपन में मनुष्य वापस जाता है अपनी खोह में, उजाड़ और मनुष्य के अकेलेपन को आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जो उजाड़ हैं वह जब सांझ हो जाएगी तब अपनी गुफा में रहने चला जाएगा। अर्थात सांझ होती है तो लोगों की भीड़ है वो कम हो जाती हैं, तो लोगों की भीड़ कम होगी
तो उजाड़ भी कम हो जाएगा, यानी कि उजाड़ चला जाएगा अपनी गुफा में, यानी कि उजाड़ वहाँ से चला जाएगा और आ जाएगी वहाँ पर रमणीयता, खूबसूरती वहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि जब भीड़ चली जाएगी तो उजाड़ भी वहाँ से गायब हो जाएगा। फिर आगे कवि ने कहा है कि जिस तरह अपने अकेलेपन में मनुष्य वापस जाता है अपनी खो में, यानी कि मनुष्य जब अकेला होता है तब वह अकेलेपन में जो उसका चरित्र जो निखरता है ना, वही उसका असली चरित्र होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तब उससे उसके करीब केवल वही खुद होता है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर एक मनुष्य का प्रतीक बताते हुए उस स्थान का अहमियत हमें समझाई है कि जिस तरह एक मनुष्य है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा कब समझ सकता है कि जब वो भीड़ से अलग होकर, जब वो अकेले में शांति में बैठेगा, तभी वह अपने आप को समझ पाएगा। उसी तरह स्थान का भी यही महत्व होता है कि जब वह स्थान पर से भीड़ चली जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, तभी वो स्थान है वो अपनी उजाड़ता को फेंकते हुए अपनी सुंदरता को ग्रहण कर पाएगा। अर्थात जो दर्शनीय स्थल होते हैं उनकी सच्ची परखता अकेले में ही हो सकती है। फिर कवि ने वापस ऐसी पंक्तियाँ कही हैं कि उजाड़ और मनुष्य के अकेलेपन को आज तक किसी ने देखा है, यानी कि ऐसा कभी संभव हो सकता है कि जो कोई स्थान हो उसमें हमें भीड़ देखने ना मिले? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है कि जहाँ पर भीड़, लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। अर्थात ये कभी संभव ही नहीं है कि एक स्थान वो अपनी उजाड़ता को छोड़कर रमणीयता उत्पन्न कर सके, क्योंकि भीड़ रहित स्थान हमें कभी देखने को मिलेगा ही नहीं और आज तक किसी ने वो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि न तो उजाड़ के अकेलेपन को किसी ने देखा है और ना ही मनुष्य के अकेलेपन को कभी किसी ने देखा है। इस प्रकार कवि के कहने का यहाँ तात्पर्य यही है कि जो एक स्थान है वो उजाड़ ही रहेगा, अर्थात एक स्थान वो कभी भीड़ रहित नहीं हो सकता। इस प्रकार कवि कुमार अंबुज ने कविता उजाड़ कविता के माध्यम से इसी बात की ओर इशारा किया है कि हमें ऐसा कोई भी जगह या ऐसी कोई भी स्थान देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पर भीड़ ना हो, या व्यक्ति ऐसी स्थान कभी तलाश नहीं कर पाएगा कि जहाँ पर वो कुछ देर के लिए शांति से बैठकर अकेलेपन में वक्त बिताए। ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का ना तो अकेलापन किसी ने देखा है और ना ही किसी स्थान का किसी ने उजाड़ देखा है। धन्यवाद।